स्वागत है आपका स्टोरी नाइट पर। यहां मिलती है डर से भरी भूतिया कहानियां, रहस्यमयी मंदिरों के राज और असली जिंदगी में घटी अजीब घटनाएं। अगर आप अंधेरे से दोस्ती कर चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटी सी बच्ची हर रात चिल्लाती थी, वो वापस आ गया है। जब उसकी मां ने पूछा कौन, तो उसने सिर्फ एक शब्द कहा, साया। और उसी रात से हर शीशा, हर कोना, उस घर का हर दरवाजा अपने आप खुलने लगा। मेरा नाम तरुण रावत है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में आर्ट टीचर हूं। ड्राइंग और पेंटिंग मेरा जुनून है, लेकिन आजकल जो तस्वीरें मैं बनाता हूं उन्हें देखकर लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें मैं खुद नहीं बनाता, वो बनवाता है साया। स्कूल में एक दिन क्लास के बाद मैं अकेला स्टाफ रूम में बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मैं अपनी स्केचबुक में कुछ अजीब सी आकृतियां बना रहा था। ना जाने क्यों कुछ दिनों से मेरे हाथ अपने आप ही चलते थे, जैसे किसी और की ताकत मुझसे ये सब बनवा रही हो। एक चेहरा, एक धुंधली सी परछाई और दो जले हुए आंखों जैसे गोले, हर बार वही शक्ल बनती थी। कभी वो पेड़ के नीचे खड़ा दिखता, कभी शीशे में झांकता, कभी दरवाजे की ओट से झांकता। मैंने स्केचबुक बंद कर दी और सोच में पड़ गया, ये सब मैं क्यों बना रहा हूं। उसी रात जब मैं घर पहुंचा तो लगा जैसे कोई मेरे पीछे था। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कमरे में घुसते ही पंखा अपने आप चल पड़ा, जबकि स्विच बंद था। टीवी ऑन हुआ, फिर अचानक स्क्रीन पर सिर्फ काली परछाई दिखाई देने लगी। स्क्रीन पर एक अजीब सी आकृति बनी, वही चेहरा जो मैं स्केचबुक में बनाता था। मेरे हाथ से रिमोट गिर गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा हो। मैंने झट से स्केचबुक उठाई और देखा, आखिरी पन्ने पर किसी ने मेरे नाम के नीचे लिखा था, अब तेरी तस्वीर मेरी होगी, साया। अगली सुबह जब मैं स्कूल गया तो बच्चों ने कहा, सर, कल रात आपने जो तस्वीर बनाई थी वो हमारी क्लास की दीवार पर अपने आप आ गई है। मैंने समझा मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब क्लास में जाकर देखा, दीवार पर वही तस्वीर बनी थी, बिना किसी ब्रश, बिना किसी पेंसिल के, और नीचे लिखा था, मैं लौट आया हूं। मैंने स्कूल की दीवार पर वो तस्वीर देखी तो कुछ पल के लिए मेरी सांसें थम गईं। वही चेहरा, वही आंखें, और अब वो मेरे साथ साथ स्कूल तक भी आ गया था। मुझे यकीन हो गया, ये सिर्फ डर नहीं, कोई ताकत है जो मुझे अपने जाल में फंसा रही है। मैंने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज चेक करने की सोची। रात 2:37 एक परछाई क्लासरूम के अंदर दाखिल होती है, धीरे धीरे बोर्ड के पास जाती है और बिना कुछ छुए एक तस्वीर बन जाती है। फिर वो परछाई घूमती है और ठीक कैमरे की तरफ देखती है। एक सेकंड के लिए उसकी आंखें कैमरे में झलकती हैं, लाल, जलती हुई, इंसानी नहीं थी। उस रात मैं अकेला अपने फ्लैट में था। हर लाइट जलाई, खिड़कियां बंद की, लेकिन डर अब दिल में नहीं, दीवारों में समा गया था। रात के ठीक 3 बजे मेरे कमरे की दीवार पर एक आवाज आई, खड़ खड़ खड़। मैंने मुड़कर देखा, दीवार पर किसी ने नाखून से खरोंच कर कुछ लिखा था, तू मेरी तरह बनेगा, तेरी रूह अब मेरी है। मैंने उसी वक्त स्केचबुक जलाने की ठानी। उसे उठाया और माचिस जलाने ही वाला था, तभी मेरे कमरे का शीशा फट गया। कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे और उनमें से एक टुकड़ा सीधा मेरे माथे पर लगा। खून बहने लगा, लेकिन दर्द से ज्यादा डर था, क्योंकि शीशे की हर दरार में साया की आंखें दिख रही थीं। अगली सुबह मैं एक पुराने पंडित जी के पास गया। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी, स्केचबुक देखी और एक लंबी सांस ली। तू जिससे जुड़ा है वो कोई आम आत्मा नहीं, ये रचयिता साया है। मैंने पूछा, रचयिता? उन्होंने कहा, ये वो साया है जो खुद की तस्वीरों से लोगों की रूह को कैद करता है। जिसकी तस्वीर वो बनाता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। मैंने डरते हुए कहा, तो क्या अब मैं? पंडित जी बोले, तेरा चेहरा अब उसकी स्केचबुक में बन चुका है। अब या तो तू खुद को मिटा दे या फिर उस साये की आग में झुलसते रह। पंडित जी की बात सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। खुद को मिटा दे, उनके ये शब्द मेरे कानों में घंटियों की तरह गूंज रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? उन्होंने मेरी आंखों में झांका और कहा, एक रास्ता है, पर उसमें जान का खतरा है। जिस मंदिर में वो पहली बार जागा था वही उसे दोबारा सुला सकता है, पर वहां जाना मौत को न्योता देना है। पंडित जी ने बताया, ये मंदिर एक सुनसान जंगल के बीच में है, जहां कोई आदमी 25 साल से नहीं गया। कहा जाता है वहीं किसी कलाकार की आत्मा ने खुद को जिंदा जला लिया था।
क्योंकि लोग उसकी बनाई तस्वीरों को शैतानी कला कहते थे। उस रात के बाद वो कलाकार साया बन गया। अब वो उन्हीं की आत्मा को कैद करता है जो तस्वीरों से डरते हैं या उन्हें समझ नहीं पाते। पंडित जी ने मुझे एक लाल धागा, राख की डिब्बी और एक पुराना काला आईना दिया। ये तुझे उस मंदिर तक पहुंचने में मदद करेंगे, पर याद रखना, एक बार साया तेरे सामने आ गया तो या तू उसे उसकी पहचान दिखाएगा या हमेशा के लिए उसकी पहचान बन जाएगा। रात को मैंने सफर शुरू किया। मेरी स्केचबुक अब अपने आप पलटती थी। हर पन्ने पर मैं दिखाई देता था, लेकिन एक एक कर मेरी आंखें, चेहरा और शरीर गायब हो रहे थे, जैसे मेरी असली मौजूदगी अब उस किताब में समा रही थी। जंगल में घुसते ही मोबाइल नेटवर्क चला गया। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे मेरे अंदर झांक रही थी। अचानक सामने एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। चारों ओर जले हुए दीपक, दीवारों पर अधजले स्केच और एक टूटी खिड़की से आती आवाज, तू आखिर आ ही गया। मैंने मंदिर के अंदर कदम रखा। साया की परछाई दीवार पर नहीं, अब मेरे सामने थी। उसकी आंखें अब और भी गहरी थीं, जैसे जलते हुए कुएं। उसने कहा, तू भी अब एक चित्रकार है। खून से अपनी आखिरी तस्वीर बना और हमेशा के लिए यहीं रुक जा। मैं कांपता हुआ आईना निकालता हूं। साया उसे देखता है और पीछे हटने लगता है। मैं चिल्लाता हूं, ये वही आईना है जिसमें तूने अपनी पहली तस्वीर देखी थी। तेरी पहचान इसी में है और तेरा अंत भी। साया चीखता है। मंदिर की दीवारें कांपने लगती हैं, मेरी स्केचबुक जलने लगती है और तभी मंदिर की दीवारें अब तेज आवाज से कांप रही थीं। साया की चीखें जंगल की हवा में घुलने लगी थीं। वो आईने से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने पंडित जी की दी हुई राख उठाई और चारों ओर गोल घेरा बनाकर खड़ा हो गया। आईना अब खुद ब खुद हवा में तैरने लगा और साया उसमें खींचने लगा। उसने एक आखिरी बार मेरी आंखों में देखा। तू मुझे नहीं समझ पाया, मेरी कला को सबने ठुकराया, अब तू भी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मंदिर की छत टूटी और चंद्रमा की सीधी रोशनी आईने पर पड़ी। आईना फट गया और साया गायब। मैं जमीन पर गिर पड़ा। शरीर थक चुका था, आंखें बंद होने लगीं। पर तभी मंदिर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ चमका, एक कलाकार को मत ठुकराना, वो जो रचता है कभी कभी खुद उसका हिस्सा बन जाता है। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं मंदिर के बाहर था। हवा शांत थी, मोबाइल में नेटवर्क भी वापस था। पर जब मैंने अपनी स्केचबुक खोली तो आखिरी पन्ने पर एक डरावनी तस्वीर बनी थी। एक आदमी जिसके पीछे एक परछाई खड़ी थी और वो परछाई मुस्कुरा रही थी। उस आदमी का चेहरा मेरा था। मैं घर लौटा, पर जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। मैं जब भी कोई तस्वीर बनाता हूं तो उसमें एक साया जरूर उभर आता है, कभी आंखों के कोनों में, कभी आईने के पीछे, कभी स्केच के कोनों में। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ रातों में जब मैं गहरी नींद में होता हूं तो मुझे सपने में वो मंदिर दिखता है और कोई धीमी आवाज कहती है, तेरा चित्र अधूरा है तरुण, तू अभी भी सिर्फ रंगों का गुलाम है, अब तुझे मेरी तरह साया बनना होगा। उस रात मैं पहली बार अपनी ही बनाई तस्वीरों से डर गया था। मैंने स्केचबुक जला देने की सोची, पर जैसे ही उसे आग के हवाले किया, अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, तरुण। आग अपने आप बुझ गई। स्केचबुक एकदम सही सलामत थी। सिर्फ एक नया स्केच जुड़ गया था, एक बंद दरवाजा, और उस पर लिखा था, दरवाजा मत खोलना। अगले दिन मैं शहर वापस लौटा। काम पर वापसी की, लेकिन मन भटका रहता। हर दीवार पर कोई परछाई मुझे घूरती दिखती। एक रात ऑफिस में देर तक रुकना पड़ा। बिजली चली गई और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी, वही बंद दरवाजा, और नीचे लिखा था, अब खोलना पड़ेगा। डर के मारे मैंने कंप्यूटर बंद किया और बाहर भागा, पर ऑफिस की लिफ्ट खुद चलने लगी। दरवाजा खुला, पर अंदर कोई नहीं था। जैसे ही मैं पलटा, पीछे से एक आवाज आई, अब तू मेरा हिस्सा है तरुण, तू भाग नहीं सकता। मैंने देखा, मेरे हाथ पर कुछ लिखा था खून से। दरवाजा खुल गया है। उस रात मैं घर नहीं गया। मैं सीधा पंडित नारायण के पास पहुंचा। वो पहले से मेरी राह देख रहे थे, जैसे सब जान चुके हों। उन्होंने कहा, साया तुझसे छूटा नहीं है तरुण, तूने उसकी कला को छेड़ा है, अब वो तुझ में घुल गया है। धीरे धीरे तू खुद एक साया बनता जाएगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं मर रहा हूं? पंडित जी ने कहा, नहीं, तू जी रहा है।
एक ऐसी जिंदगी जो इंसानों की नहीं, उन सायों की होती है, जिन्हें भुला दिया गया, जिनकी कला को कभी पहचान नहीं मिली। अब मेरे सपनों में वो दरवाजा हर बार और बड़ा होता जा रहा है। कभी कभी दरवाजे के पीछे से बच्चों के हंसने की आवाज आती है, कभी रोने की, पर हर बार साया की फुसफुसाती आवाज यही कहती है, बस एक बार आजा, इस दरवाजे के उस पार, वहीं से तो तेरा असली चित्र शुरू होता है। पंडित नारायण की बातों के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था। जिस चीज से मैं प्यार करता था, कला, अब वही मेरी सबसे बड़ा शाप बन चुकी थी। मैंने पंडित जी से कहा, इस साया से छुटकारा कैसे मिलेगा? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, साया को सिर्फ मिटाया नहीं जा सकता, उसे पूरा करना पड़ता है। तेरी कहानी अधूरी है तरुण, और जब तक तू उसे पूरा नहीं करता, साया तुझसे जुड़ा रहेगा। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन सी कहानी? पंडित जी ने मेरी स्केचबुक उठाई, हर पन्ना पलटते गए, फिर एक पन्ने पर रुक गए। एक लड़की की अधूरी तस्वीर थी, चेहरे का आधा हिस्सा नहीं बना था। उन्होंने कहा, ये वही है जिसने तुझसे रचना करवाई है, पर तूने उसे अधूरा छोड़ दिया। अब वो खुद को तेरे जरिए पूरा करवाना चाहती है। उस रात मैं फिर स्केचबुक लेकर बैठ गया। दिल की धड़कनें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे, पर मैंने उस अधूरी तस्वीर को फिर से देखना शुरू किया। जैसे ही मैंने पेंसिल उठाई, तस्वीर खुद ब खुद पूरी होने लगी। चेहरा बनता गया, आंखें, होंठ, बाल, और फिर आंखों से खून की 2 बूंदें टपक पड़ी। पन्ना लाल हो गया और वो लड़की तस्वीर से बाहर निकल आई। वो वहीं खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उलझे बाल, लाल आंखें। तूने आखिरकार मुझे पूरा किया तरुण। उसकी आवाज धीमी लेकिन अंदर तक गूंजने वाली थी। मैं पीछे हट गया, पर उसने सिर्फ इतना कहा, अब तू भी अधूरा रहेगा। मेरे शरीर का बायां हिस्सा सुन्न हो गया। आईने में देखा, चेहरे का आधा हिस्सा गायब था। मैं चिल्लाया, रोया, पागल हो गया, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। मैंने फिर पंडित जी को बुलाया, पर जब वो आए, उन्होंने बस एक वाक्य कहा, अब तू उसकी कला बन चुका है। साया अब तुझ में है और तू अब दूसरों के लिए साया बनेगा। तरुण अब खुद साया बन चुका है। पंडित नारायण के वो आखिरी शब्द मेरे जहन में गूंज रहे थे। 6 महीने बीत गए। शहर के एक और कोने में एक नया चेहरा सामने आया, आयुष, 22 साल का, आर्ट स्कूल का नया छात्र। दिल्ली से आया था, लेकिन यहां की वीरान हवाओं में उसे कुछ अजीब सी खिंचाव महसूस होने लगी। कैंपस में ही उसे एक पुराना स्केचबुक मिला, धूल से ढका, पुराने काले चमड़े का। पन्ने खोलते ही उसने महसूस किया, ये मेरा नहीं है, पर यह मुझे ही ढूंढ रहा था। पहले पन्ने पर सिर्फ एक नाम लिखा था, तरुण रावत, और उसके नीचे, पूरा कर, अधूरी रचना तुझसे पुकार रही है। आयुष ने जब वो स्केचबुक अपने कमरे में ले जाकर खोली, तो वहां कई अधूरी तस्वीरें थीं, कुछ बिना चेहरे की, कुछ बस परछाई सी, लेकिन एक चीज समान थी। हर तस्वीर में वही लड़की थी, सफेद साड़ी में। और फिर कमरे की बत्तियां खुद ब खुद बंद हो गईं। आयुष ने मोबाइल का टॉर्च जलाया, पर रोशनी बस उसी पन्ने पर रुक गई जहां वो लड़की अधूरी खड़ी थी। और अगले पल स्केचबुक के बाहर उसकी सांसों की आहट सुनाई देने लगी। आयुष ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के कांच पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने भीतर आने की कोशिश की हो। उसने डर के मारे स्केचबुक बंद कर दी, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी की सांस महसूस हुई। आयुष। वो चौंक कर पलटा, कोई नहीं था, लेकिन अब आईने में वो खुद को अकेला नहीं देख रहा था। उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ, और होंठों से एक शब्द फिसला, तू अगला है। कमरे की ठंडी हवा में आयुष की सांसें थम सी गई थीं। आईने में खड़ी वो साया अब धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, आईना बिल्कुल साफ था, कोई भी नहीं, लेकिन कमरे की हवा अब भी भारी थी। आयुष ने कांपते हुए स्केचबुक को अपने बैग में डाल दिया और तुरंत बाहर निकल गया, पर रास्ते भर उसके कानों में किसी के चलने की आवाजें आती रहीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, छांव की तरह, साया बनकर। अगले दिन उसने लाइब्रेरी में जाकर तरुण रावत के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। कोई रिकॉर्ड नहीं, न एडमिशन फॉर्म, न कोई रोल नंबर, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन पुराने स्टाफ में से एक बूढ़े लाइब्रेरियन ने जब उसका नाम सुना, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तू भी उस किताब तक पहुंच गया?
आयुष चौंक गया। कौन सी किताब? बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से लाइब्रेरी के सबसे पीछे एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया। उसके पीछे एक बंद कमरा है। वो दरवाजा खुलता नहीं, मगर अगर खुल गया तो वापस मत जाना बेटा, क्योंकि तरुण भी वहीं गया था और फिर बस साया रह गया। आयुष ने रात को अकेले उस कमरे की ओर रुख किया। लोहे की अलमारी को धक्का देकर हटाया और उसके पीछे एक सीमेंट का दरवाजा निकला। उस पर फेडेड लाल रंग से लिखा था, मत खोल वरना तू भी अधूरा रह जाएगा। लेकिन आयुष ने डर के बजाय जिज्ञासा को चुना। दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर गया, एक अजीब सी गंध, जली हुई रेखाओं की सरसराहट और फर्श पर बिखरे पन्नों की आवाजें गूंजने लगीं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना कैनवस स्टैंड था और उस पर एक अधूरी पेंटिंग जिसमें लड़की का चेहरा नहीं था, सिर्फ उसकी साया बनी हुई थी। आयुष ने जैसे ही उस पर हाथ रखा, कमरे की दीवारों पर लकीरें बनने लगीं, जैसे किसी ने वहां वो घसीटी हो। और फिर कमरे की सबसे कोने वाली दीवार पर एक चेहरा उभरने लगा, वही तरुण रावत। पर उसकी आंखों की जगह अब बस गड्ढे थे। कमरे की उस दीवार पर तरुण का चेहरा पूरी तरह उभर चुका था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सूनी, जैसे वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ देख रहा हो। आयुष ठिठक गया। दीवारों से निकलती खराशों जैसी आवाजें किसी के कान के पास फुसफुसाने जैसी लगने लगीं। तू अब वापस नहीं जाएगा। आयुष ने तुरंत उस कैनवस की ओर देखा। अब वो पेंटिंग खुद ब खुद पूरी हो रही थी। ब्रश हवा में तैर रहा था और जो चेहरा उसमें बन रहा था वो था आयुष का। नहीं, ये सब बकवास है, आयुष चिल्लाया और उसने ब्रश पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे किसी अदृश्य चीज से टकरा गया, ठंडी, जमी हुई और बहुत भारी। तभी कमरे की छत से एक पुरानी किताब नीचे गिरी। उस पर जमी धूल के नीचे नाम उभर रहा था, तपस्वी की वसीयत। उसने किताब खोली। पहला पन्ना ही खून में सना हुआ था। उसमें लिखा था, जो भी इस कमरे में आत्मा की पेंटिंग पूरी देख लेता है, वो खुद उस कैनवस का हिस्सा बन जाता है। उसका शरीर बाहर रह जाता है, मगर उसकी आत्मा इस कमरे में हमेशा के लिए बंध जाती है। अब तेरी बारी है आयुष। ये आवाज इस बार उसके कानों में नहीं, उसके मन में गूंजी। वो भागा, लेकिन कमरा अब बंद हो चुका था। दरवाजा पीछे से खुद ब खुद सील हो गया। अब उसे एक ही तरीका दिख रहा था, पेंटिंग को जलाना। उसने जेब से माचिस निकाली जो लाइब्रेरी से चुराई थी। कांपते हाथों से एक तीली जलाई और कैनवस के पास ले गया। लेकिन जैसे ही आग नजदीक आई, पेंटिंग में मौजूद आयुष की आंखें पलटीं और मुंह से चीख निकली। नहीं! कमरा हिलने लगा, दीवारें कांपने लगीं और वो किताब खुद ब खुद जलने लगी। साया अब पूरी तरह जाग चुका था। कमरा अब किसी बंसी की तरह गूंज रहा था। हर चीज कांप रही थी। पंखा जमीन तक गिर चुका था। दीवारों पर टंगी सारी किताबें हवा में उड़ रही थीं, जैसे किसी अदृश्य तूफान ने कमरा निगल लिया हो। लेकिन आयुष की नजर सिर्फ उस कैनवस पर थी, जहां उसका चेहरा अब धीरे धीरे सड़ने लगा था। आंखों से खून बह रहा था, होंठ फटे हुए थे और उसके खुद के मुंह से निकल रही थी तरुण रावत की हंसी। आग से इसे जलाया नहीं जा सकता। ये आवाज अब सीधी उसके दिल में गूंज रही थी। तेरी आत्मा इस पेंटिंग में उतर चुकी है। अब तेरा जिस्म सिर्फ एक खोल है, तेरा वजूद अब तेरे हाथ में नहीं। आयुष ने माचिस फेंकी, दरवाजे की ओर भागा, लेकिन अब वो दीवार में बदल चुका था। जिस्म से टकराने पर सिर्फ पत्थर की ठंडी ठसक मिली। मुझे निकलना होगा, कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, उसने सोचा। तभी किताबों के ढेर में से एक कोना हल्का चमका। वो झुका। वहां एक और पुरानी किताब थी, जिसका नाम था काली रेखा, एक गुप्त तंत्र मंत्र की पुस्तक जिसे सिर्फ तांत्रिकों की 7वीं पीढ़ी पढ़ सकती थी। आयुष ने जैसे तैसे किताब खोली। अंदर पुराने धागों से बंधे हुए पन्ने थे, लेकिन एक मंत्र उस पर साफ लिखा था, जिन्हें छाया ने घेरा हो, उन्हें साया से छुड़ाने का उपाय रक्त से खींची गई रेखा है। उसने तुरंत अपने हाथ की उंगलियों में से एक काटी और जमीन पर एक रेखा खींची। कमरा थम गया। पेंटिंग से निकल रही काली ऊर्जा रेखा तक आते ही फटाक से ठिठक गई। कैनवस पर बनता उसका चेहरा जैसे पिघलने लगा। तरुण की हंसी भी बंद हो गई। तू ये कैसे जान गया? तरुण की आत्मा गूंज उठी। अब मैं तुझसे नहीं डरता, आयुष ने कहा। तू सिर्फ एक साया है, लेकिन मैं अब तेरी कैद में नहीं हूं। क्या सच में इतना आसान था उस साए को रोकना?
या ये सिर्फ उसकी एक चाल है? कहीं आयुष ने जो रेखा खींची वो खुद उसकी मुक्ति की जगह उल्टा उसका विनाश न बन जाए। आयुष ने जमीन पर जो खून की रेखा खींची थी वो अब धीरे धीरे गाढ़े काले रंग में बदलने लगी थी, जैसे खून अब जिंदा होकर कुछ और बन रहा था। कमरे की खामोशी अब भयानक लगने लगी। पेंटिंग चुप थी, दीवारें चुप थीं, लेकिन छत से एक धीमी धीमी सरसराहट सुनाई देने लगी। वो ऊपर देखने लगा, जहां अंधेरे में कुछ रेंग रहा था। एक काली छाया, 4 हाथों और बिना चेहरे वाली आकृति धीरे धीरे उल्टी लटकती हुई छत से नीचे उतर रही थी। लेकिन अब उसकी चाल में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानती हो कि अब आयुष कुछ नहीं कर सकता। तूने रेखा तो खींच दी, पर क्या तू जानता है कि जहां ये रेखा खत्म होती है वहीं से मैं शुरू होता हूं। आयुष को अब समझ आया, उसने रेखा तो बना ली, पर उसे पूरा घेरा बनाना था ताकि साया उससे बाहर ना निकल सके। पर वो रेखा एक कोने में टूटी हुई थी और वहीं से वो साया अंदर घुस आया। अब कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं, पुस्तकें उड़ रही थीं, लाइटें फटने लगीं और पेंटिंग से निकलकर आयुष की दूसरी छवि उसके सामने खड़ी हो गई। एकदम वही चेहरा, वही कपड़े, वही घबराया हुआ चेहरा, बस उसकी आंखें सुनहरी और चमकती हुई थीं। मैं वो हूं जो तूने कभी देखा ही नहीं, तेरा साया। तेरा वजूद अधूरा है आयुष, तेरे भीतर जो डर है वो मैं हूं, और अब जब तूने मुझे जिंदा कर दिया है मैं तुझ में समा जाऊंगा और फिर कोई फर्क नहीं रहेगा साया और सच्चाई में। तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से जोर की खटखटाहट होने लगी। आयुष, दरवाजा खोलो। ये उसकी बहन की आवाज थी, अनन्या। लेकिन कमरे की दीवारें अब लोहे की जेल बन चुकी थीं। ना कोई अंदर आ सकता था, ना कोई बाहर। कमरे की दीवारें अब जिंदा धड़कती मांस जैसी लग रही थीं। आयुष की सांसें तेज थीं और उसका साया अब बिल्कुल सामने था, उसके जैसे ही दिखने वाला, पर आंखों में सोने सी आग जलती हुई। तेरा डर ही मैं हूं, अब या तो तू मुझे अपना ले या खुद को खो दे। आयुष ने आखिरी बार आंखें बंद की और मन में एक बात दोहराई, मैं डर नहीं हूं, मैं इंसान हूं, और इंसान अपने डर से लड़ता है, भागता नहीं। उसने जोर से चिल्लाते हुए फर्श पर पड़ी पूजा की राख अपने ऊपर और उस पर छाई पर फेंक दी। तेज चीख, कमरे में आग की लपटें और एक तेज रोशनी। दरवाजा टूट गया। अनन्या भागती हुई अंदर आई। आयुष बेहोश पड़ा था और कमरा फिर से वैसा ही था जैसा पहले था। न पेंटिंग, न खून, न साया। 3 दिन बाद आयुष होश में आया। उसने अनन्या की तरफ देखा और कहा, वो चला गया, शायद हमेशा के लिए। लेकिन जब आयुष ने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसकी परछाई अब भी उसे नहीं देख रही थी। वो अपनी ही दिशा में नहीं थी। शायद कुछ हिस्सा उस साये का अभी भी बचा है। शायद साया गया नहीं, छुप गया है और इंतजार कर रहा है अगली गलती का। तो ये थी आज की कहानी, साया। अगर आपको लगा कि डर सिर्फ बाहर होता है तो एक बार अपने ही साये से नजर मिलाकर देखिए। कभी कभी जो चीज हमारी परछाई लगती है वो असल में हमसे ज्यादा जिंदा होती है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपने साये को कुछ अजीब करते देखा है? मिलते हैं स्टोरी नाइट की अगली भूतिया कहानी में, जहां हर रात एक नया डर जिंदा होता है। तब तक अपने साये से दूर रहिएगा और अपना ख्याल रखें। अलविदा।